हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने 3 कमेंट्स लगा रखे हैं मेरे व्यूअर्स के, और एक और मैंने यहाँ पर कटआउट लगा रखा है किसी के वीडियो का। ये कोई ब्रजेश राठौड़ जी हैं, इनके बारे में बाद में करूँगा कि इनने क्या कहा है, लेकिन पहले मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेना चाहता हूँ। ये हैं बाल कृष्ण सिंह। ये कहते हैं, दीवान सिंह, थैंक्स वेरी मच फॉर गुड इन्फॉर्मेशन, यू आर गिविंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। सर, आई एम ऑल्सो लिटिगेंट ऑफ OA 1545/2016 ऑनरेरी न्याय सुवेदार केस विच इज फाइल्ड बाई टी सेवा इन नवंबर 2016 एंड कंटेनिंग 126 लिटिगेंट्स। एडवोकेट ऑफ दिस केस इज ब्रिगेडियर A.K. श्रीवास्तव। फॉर इन्फॉर्मेशन, OA 1545/2016 filed in November 2016 and further it was forwarded to larger bench on 4th February 2020. If it came for hearing on 12th April 2023, it was not knowing to advocate. That is why he didn't present yesterday due to all these case is lingering in court. बालकृष्ण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया था कि जो 12/3 को जो सुनवाई हुई थी वो कोई 19 केस थे, और 126 केस आप जो बता रहे हो, क्योंकि वहाँ हमको ऐसी खबरें आ रही कि 129 केस हैं, 123 हैं, आप 126 केस बता रहे हो। ये जो टी सेवा ने केस डाला हुआ था और ये लार्जर बेंच के लिए ये फॉरवर्ड हो गया था, इसके जो वकील थे वहाँ नहीं पहुँचे और इस केस की सुनवाई नहीं हुई। इस केस के अलावा जो 19 जो ऑनरेरी न्यायाधीश थे उनकी सुनवाई हुई। 19 में 19 के 19 जो थे वो 22 ग्रुप के थे, लेकिन क्योंकि जो ऑर्डर आएगा वो तो सबका आएगा, तो उसमें कुछ टेबलों की जो फिगर्स की जानकारी होनी चाहिए थी, तो एक्स ग्रुप की भी उनमें ज़रूरत थी, तो उसके लिए बुलाया गया ऑनरेरी न्यायाधीश सिद्धू को, जो हमारे जो एसोसिएशन है उसके वो अध्यक्ष हैं, और वो सारा डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर के गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो टी सेवा ने यहाँ डाला हुआ था 126 जो आप बता रहे हो, कभी 129 सुनने आते हैं, कभी 123, कभी 126 जो केस डाला हुआ है, उनके जो वकील थे वहाँ पर नहीं पहुँचे। अब क्यों नहीं पहुँचे वो तो वो जाने, और वो केस है वैसा ही पड़ा है। पर मैं इतना मान के चलता हूँ कि यदि 19 का, क्योंकि 19 भी काफ़ी एक साथ में सुनवाई हुई है, तो काफ़ी केस हो सकते हैं, हो सकता है ये 19 का जो केस आएगा लार्जर बेंच का वो सब पर लागू हो जाएगा, और 26 तारीख को पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन तो इतनी थी, और तो मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ क्या क्या हुआ था। वहाँ जितने भी आपकी जो फिगर्स हैं, जो आपको पेमेंट नहीं हुआ है, उन सबको वहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। और मुझे लगता है कि आपका 12 तारीख को सुनवाई थी और 26 को अब ये सुनवाई होनी है, तो कोई ज़्यादा गैप नहीं है बीच में, तो ये टाइम लिया गया है। शायद AFT में जो जजेज हैं उन्होंने अपना जो जजमेंट है वो लिखने के लिए शायद ये टाइम लिया हुआ है, और हम तो यही मान के चलते हैं कि सब कुछ उसमें हो गया है, और होने के बाद ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब है हमारे उमाकांत तिवारी जी, कहते हैं सर PMR के लिए तो 7/11/2015 के लेटर से साफ हो गया, लेकिन आप आरोपी की विसम्मति का मेन मुद्दा MACP है, जो अभी भी प्री 2006 वाले पेंशन को नहीं मिल रहा है। आपने नाम तक नहीं लिया। उमाकांत तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं और उसके लिए मैं गाली भी खा रहा हूं, और अभी बताऊंगा। आएंगे श्रीमान जी ने ये लगा रखा है ना वीडियो बगल में, ये बैठ करके जंतर मंतर पे पैसा कलेक्शन करते हैं और काम इनको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा था कि MSP का केस वीर बहादुर जी ने लगा रखा है, आप लोगों ने जंतर मंतर में बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, और ये एक्स सर्विसमैन का ही पैसा है। आप उसी वकील को लेकर के, जो वकील MSP का केस लड़ रहा है, जो हारे हुए केस को ला करके सुनवाई पे ले आया, उसको आप MACP के लिए लगवा दीजिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन के अंतर्गत। लेकिन ये लोग कोई ध्यान दे नहीं रहे। जब तक इस केस को MACP के केस को कोर्ट में नहीं जाएगा, तो आपको ORP 3rd में भी MACP नहीं मिल रही है। क्यों? कि जो कुछ आपको मिलेगा वो कोर्ट से मिलेगा। भारत सरकार कुछ भी करने नहीं जा रही है। और एक ही लाइन में बता देता हूं अंदर की बात, अभी तक वहां के जो अधिकारी हैं, चाहे DSW में, चाहे CDM में और चाहे PCDM में, वो ये कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए विसंगति क्या है। यानी 53 दिन बैठने के बाद भी ये लोग ये नहीं बता पाए कि इसमें विसंगतियां क्या हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का ये एजिटेशन हो रहा है। एजिटेशन कीजिए, करना भी चाहिए, लोगों का ध्यान जाता है उधर के, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, एजिटेशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में कोई आपका जो
मटेरियल है लिखा पढ़ी का, वो तो कम से कम ठीक ठाक होना चाहिए। एमएससीपी का केस जब तक कोर्ट में नहीं होगा, और इसको कौन करता है, मैं तो भाई उससे भी कहा है, क्या नाम है, अपने दूसरे लोगों से भी, और मैंने तो एक तीसरा मोर्चा और जो बना है सुरेंद्र पर, उनसे भी कहा है, देख लो भाई आप कर सको, या वीर बहादुर सिंह जी से कहा है, लेकिन क्योंकि ये पैसे का मैटर है और पैसा नहीं होगा तो ये केस नहीं हो पाएगा। इस समय पैसा केवल और केवल इन लोगों के पास है जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये इस पैसे पे कुंडली मार करके बैठ गए आराम से, ये केस नहीं करने जा रहे हैं, और ये लोगों में आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, अब की सरकार हिल गई है, अब के ये हो गया, अब के वो हो गया, और नए नए तरीके के वीडियो बनाते हैं, लोगों पर लांछन लगाते हैं, कुछ कहते हैं, बस अपनी एक स्टेटस मेंटेन कर रखी है। सुनील दत्त शर्मा सर, मैंने आपको सुझाव दिया था बड़े ईसीएचएस में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहिए, इससे यह फायदा होगा, एक तो दवाई सस्ती मिल सकेगी, और जैसे कैंटीन होती है वैसे ही एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। आप ये सुझाव ईसीएच को भेजने की कृपा करें, इससे मेडिकल क्लेम जो दवाई बाहर से लेते हैं वही मिल सकती है, और क्लेम भी आसानी से मिल जाएगा। सुनील दत्त शर्मा जी, आपका जो सुझाव है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो हम दवाई लेते हैं और जो जन औषधि केंद्र हैं उनमें सस्ती दवाई मिलती हैं, यदि ये वहीं खुल जाएगा तो वहीं की वहीं पर्ची बनेगी, और आराम से आप भी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भी ले जाएगा, और साथ साथ बिल भी प्रस्तुत कर सकता है वहाँ पर। अब मैं आपको यकीन, मैंने पहले भी आपका ये सुझाव आए हो, लगातार दे रहे हो आप, क्योंकि मैं इस सुझाव को डीएसडब्ल्यू को भेज दूंगा, क्योंकि ईसीएचएस डीएसडब्ल्यू के नीचे आता है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे वो सुझाव आ रहे हैं, इस प्रकार के जन औषधि केंद्र ईसीएच में खुले जाएँ, और खोलने के बाद इनमें से कई प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो आपका इसको मैं लेटर जल्दी ही लिख दूंगा मैं। और लेटर का ऐसा नहीं है, लेटर में खुद ही अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ उसी के हिस्से लिख दूंगा, एक लेटर जाना चाहिए हम, तो लेटर हमारी ओर से वहाँ पर चला जाएगा। अब मैं एक वीडियो देखा मैंने आज, ये कोई है मेरे ब्रजेश राठौर, ये कोई नए नए आए हैं, दीवान सिंह और सुरेंद्र पहलवान को कपिल फौजी व्यवहार नहीं करता तो मैं बाहर कर देता। मैंने जब ये लाइन पढ़ी, मैंने सोचा ये आदमी कोई पागल तो नहीं है, मतलब बाहर कहां कर देते भाई, क्या रिश्ता है मेरा मतलब कपिल से, और क्या रिश्ता तुमसे है, और क्या रिश्ता मेरे सुरेंद्र पहलवान से है? ना तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ना ये मेरे घर के हैं, ना मेरे कोई रिश्ते में लगते हैं, अब मुझे भाई बाहर कहां से कर देते? अब मैं तो जंतर मंतर पर भी नहीं गया, वहां से तुम बाहर नहीं कर सकते हो मुझे। अब किस लिए आपने लिखा, किस लिए नहीं लिखा, नीचे भी ये जंतर मंतर का जयचंद है। अब पता नहीं मेरे को कह रहे हैं या सुरेंद्र पहलवान को कह रहे हैं, दोनों में से एक किसी को कह रहे हैं। अब ये पता नहीं जयचंद की भाषा कहां से आ गई। भाई ब्रजेश, मैंने तेरे को देखा था जंतर मंतर पर, 20 तारीख को देखा, उसके आसपास देखा था, बड़ी पतली पतली फिगर थी, बड़ी प्यारी फिगर थी, तुम किसी उसके सामने बोल रहे थे, किसी माइक के सामने, और जो लंबी लंबी फेंक रहे थे और गुस्से में बोलते जा रहे थे, तुमको किसी आदमी ने फटकार दिया था वहां पर, समझे, और उसके बाद तुम बगल में कोने में हो गए थोड़ा सा मुंह लेकर के। तो उस समय तो से मैं तुम्हारी शकल को भी जानता हूं, आज तुम्हारी शकल मैंने फिर यहां पे देखी। अच्छा, अब कहते हो आप कि मैं विश्लेषण करता हूं, पता नहीं क्या करता हूं, मैं वेटरन नहीं हूं। किस इडियट ने बताया? किसको कहते हो वेटरन? वो यूट्यूबर है, तो तुम ये बना रहे हो, तुम क्या हो? यूट्यूब बनाने पे जो लग गया ना, वो यूट्यूबर ही कहलाता है, और इनका लोग विश्वास और नहीं करते। तुम जिस प्रकार की बकवास कर रहे हो ना वहां पे, और मुझे पता नहीं तुमको किसने याद किया है, और भी पता नहीं क्या क्या बातें करते चले जा रहे हो, जिन चीजों का पता ही नहीं है तुम्हें कुछ भी। तो क्यों भैया तुम फालतू में मतलब पानी में कूद पड़े हो, गर्म पानी में। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अभी तुम्हारा लेवल नहीं है किसी आदमी से बात करने का, अभी तुम्हें ज्यादा ही तुम्हारा लेवल आता है, तो तुम लोग जो बैठ करके जंतर मंतर पर बैठ करके ऑफिसर की लेडीज का चरित्र हनन करते हो, तुम जो अश्लीलता दिखाते हो, अभद्र भाषा बोलते हो, उसके बारे में बोलिए कि भैया ये नहीं बोले आप, वो हम कहते रहेंगे। और तुम जो बैठ करके ना जो पर्चियों पर अनरजिस्टर्ड एड्रेस पर जो लंबे लंबे जो कलेक्शन कर रहे हो ना पैसे का, मुझे उसके बारे में बोलिए, हम वहां आपको बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। रही औरों की बात, सुरेंद्र पहलवान ने जो बात कही थी वो तुम तक पहुंचा दी। हमने तो सुरेंद्र पहलवान से भी कहा था भैया झगड़ा फगड़ा नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, समझे। और अब तुम जा रहे हो, तुम्हारा सुरेंद्र पहलवान तुम्हारा, सुरेंद्र पहलवान कपिल फौजी का, कपिल फौजी उसका, उनकी रात दांत काटी रोटी थी। हम तो अब भी चम्मा करते हैं, लड़ाई फिर झगड़ा कैसे हो गया भाई, होना तो नहीं चाहिए था, समझे। तो मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि आप फटे में
पैर ना फंसाएं। बेवकूफ कौन होते हैं? आज तुमने दिखा दिया कि बेवकूफ इस प्रकार के होते हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, आकर के कूद पड़े फालतू में। पता कौन से कमरे में बैठे हो, कहां से विश्लेषण करना। भाई मैं तो तुम्हें हाथ जोड़ता हूं भाई, समझे। और मैं तुमको और बता देता हूं, थोड़े से और वीडियो बनाओ दीवान सिंह के नाम से, बनाते जाओ। क्यों, कई चैनल तो ऐसे हैं वो नीचे लिखते हैं दीवान सिंह व्यूअर्स ऑल्सो सी दिस वीडियो, समझे। तो मुझे मेरा नाम होता है, तुम और बनाओ, मेरा और नाम होगा। ये तो हल्का सा बनाया, तुमने कहा ही कुछ भी नहीं है, तुमसे बोलना ही नहीं आता तुमसे, समझे। और तुम्हें बता दूं बैटरी का नाम, मैं नायब सूबेदार हूं, समझे। और ये कौन बेवकूफ तुमको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है कि बैटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम तो उस बेवकूफ से पूछिए। क्योंकि मेरा तैयारी तुम्हारे को मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं तुमको जानता तक भी नहीं हूं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या नहीं हो, समझे। तो मैं तो तुमको यही सलाह दूंगा कि वहां पैर मत रखिए जहां आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।